नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहां आपको केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, सरकारी योजनाओं, महंगाई भत्ते, वेतन आयोग और सभी महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट्स की प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले और सबसे सरल भाषा में मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी अपडेट। आज 1 अगस्त 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कई ऐसे विषय चर्चा में हैं जिनके बारे में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की खबरें और दावे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हर जानकारी को आधिकारिक तथ्यों के आधार पर समझना सबसे अधिक आवश्यक है। इसलिए आज इस पूरे विवरण में एक एक विषय को क्रमवार और विस्तार से समझेंगे ताकि आपको यह स्पष्ट हो सके कि कौन सी जानकारी आधिकारिक है, कौन सी केवल संभावना है और किन मामलों में अभी सरकार की अंतिम मंजूरी आना बाकी है। सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर बात करते हैं। पिछले कुछ समय से यह योजना सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी हुई है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी इस विषय पर कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए आवेदन किए हैं और निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र मामलों का निपटारा लगातार किया जा रहा है। जिन कर्मचारियों ने सभी आवश्यक शर्तें पूरी की हैं, उन्हें योजना के अनुसार लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी यूपीएस का लाभ केवल उन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित है जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। अनेक लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या पुरानी पेंशन योजना, अन्य पेंशन योजनाओं या विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगियों को भी स्वतः इस योजना का लाभ मिल जाएगा। वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई आधिकारिक निर्णय जारी नहीं किया गया है, इसलिए किसी भी वायरल दावे पर भरोसा करने से पहले सरकारी अधिसूचना का इंतजार करना ही उचित होगा। यदि भविष्य में सरकार यूपीएस के दायरे का विस्तार करती है या पात्रता के नियमों में कोई बदलाव करती है तो उसकी सूचना आधिकारिक राजपत्र, संबंधित मंत्रालय या विभाग की अधिसूचना के माध्यम से जारी की जाएगी। इसलिए केवल सोशल मीडिया पोस्ट देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी प्रत्येक सरकारी अपडेट बिना किसी अफवाह के केवल प्रामाणिक जानकारी के साथ आपको समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अवश्य चालू रखें, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से साझा की जाती रहेगी। अब पूर्व सैनिकों से जुड़े उस विषय पर बात करते हैं जिसे लेकर लंबे समय से भ्रम बना हुआ है। अनेक पूर्व सैनिक ये जानना चाहते हैं कि यदि उन्हें सेवा समाप्त होने के बाद ऑनररी रैंक प्रदान की गई है तो क्या भविष्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर उनकी पेंशन भी उसी आधार पर बढ़ जाएगी। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि ऑनररी रैंक सेवा के दौरान प्राप्त हुई है और उसके अनुरूप लाभ स्वीकृत हैं तो संबंधित नियम लागू होते हैं, लेकिन यदि सेवानिवृत्ति के बाद केवल सम्मान स्वरूप ऑनररी रैंक प्रदान की गई है तो वर्तमान व्यवस्था में उसके आधार पर अतिरिक्त पेंशन का स्वतः प्रावधान उपलब्ध नहीं है। इस विषय पर भी अनेक प्रकार की भ्रामक जानकारियां इंटरनेट पर साझा की जा रही हैं। कुछ जगहों पर दावा किया जा रहा है कि सभी ऑनररी रैंक धारकों की पेंशन स्वतः संशोधित होगी, जबकि अभी तक रक्षा मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। इसलिए अंतिम निर्णय केवल सरकारी अधिसूचना आने के बाद ही माना जाएगा। अब फैमिली पेंशन के नियमों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। परिवार पेंशन से संबंधित मामलों में अक्सर दस्तावेजों की कमी या समय पर आवेदन न होने के कारण लाभार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पेंशन से जुड़े नियमों के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी अथवा पेंशन भोगी की अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करती है तो उसे नियमानुसार फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज, पात्रता का प्रमाण तथा विभाग द्वारा मांगे गए अन्य अभिलेख समय पर जमा करना आवश्यक होता है। विशेषज्ञों का भी यही सुझाव रहता है कि परिवार पेंशन से जुड़े मामलों में आवश्यक रिकॉर्ड पहले से व्यवस्थित रखे जाएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक देरी ना हो। कई मामलों में केवल दस्तावेजों की कमी के कारण प्रक्रिया लंबी हो जाती है, जबकि पात्र व्यक्ति को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। अब सबसे अधिक चर्चा वाले विषय महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की बात करते हैं। वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 58% की दर से डीए और डीआर प्राप्त हो रहा है। अब सभी की नजर जुलाई 2026 से लागू होने वाली अगली संशोधित दर पर है। जनवरी से जून 2026 तक उपलब्ध एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार लगभग 3% की वृद्धि की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। यदि अंतिम
अंतिम आंकड़े अपेक्षा से अधिक अनुकूल रहते हैं तो कुछ विशेषज्ञ 4% वृद्धि की संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि यह केवल अनुमान है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति और आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही प्रभावी माना जाएगा। यदि 3% वृद्धि स्वीकृत होती है तो डीए और डीआर बढ़कर 61% हो सकते हैं। यदि 4% वृद्धि होती है तो यह 62% तक पहुंच सकता है। लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी प्रतिशत को अंतिम नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक अधिसूचना आने के बाद ही किसी वित्तीय योजना या व्यक्तिगत निर्णय पर विचार करें। अनुमान और वास्तविक आदेश में अंतर हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि डीए, डीआर, 8वें वेतन आयोग, यूपीएस, एनपीएस, ईपीएफओ और पेंशन से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी सबसे पहले विस्तार से मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय संभावित हैं और उनकी सही जानकारी समय पर मिलना बेहद जरूरी होगा। अब जुलाई और अगस्त के पेंशन भुगतान से संबंधित स्थिति पर बात करते हैं। कई रक्षा पेंशन भोगियों को स्पर्श पोर्टल की ओर से अग्रिम सूचना वाले संदेश प्राप्त हुए हैं, जबकि कुछ लोगों को अभी तक कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। यदि आपको संदेश नहीं मिला है तो केवल इसी आधार पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल, लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति और अन्य आवश्यक विवरण अवश्य जांच लें। यदि किसी प्रकार का रिकॉर्ड लंबित दिखाई देता है या किसी दस्तावेज का नवीनीकरण आवश्यक है तो उसे शीघ्र पूरा कर लेना चाहिए। इससे भविष्य में पेंशन भुगतान में अनावश्यक देरी की संभावना कम हो जाती है। डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था लगातार मजबूत की जा रही है ताकि पेंशन भोगियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर भी चर्चा करना आवश्यक है। आरबीआई के मास्टर निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशन भोगियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना बैंकों की जिम्मेदारी है। यदि किसी बैंक द्वारा बिना उचित कारण पेंशन भुगतान में अनावश्यक देरी की जाती है तो निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित स्थिति में ब्याज का प्रावधान भी लागू हो सकता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों के आर्थिक हितों की सुरक्षा करना है ताकि उन्हें अपनी नियमित आय के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रश्न इसी विषय पर पूछे जा रहे हैं। अनेक मीडिया रिपोर्टों में फिटमेंट फैक्टर, वेतन संशोधन, पेंशन गणना, कम्यूटेशन रिकवरी, डीए मर्जर और अन्य संभावित बदलावों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि मीडिया रिपोर्ट और सरकारी आदेश दोनों अलग अलग चीजें हैं। मीडिया में प्रकाशित संभावनाएं केवल चर्चा का विषय हो सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तभी माना जाएगा जब वेतन आयोग अपनी आधिकारिक सिफारिशें प्रस्तुत करेगा और केंद्र सरकार उन्हें स्वीकृति प्रदान करेगी। कई कर्मचारी यह भी पूछ रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन कितना होगा, फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा और पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। वर्तमान समय में इन सभी प्रश्नों के निश्चित उत्तर उपलब्ध नहीं है क्योंकि सरकार ने अभी कोई अंतिम संख्या घोषित नहीं की है। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो या पोस्ट में बताए गए निश्चित आंकड़ों को आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए। सरकारी नीतियों में किसी भी परिवर्तन के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जाती है। संबंधित आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, मंत्रालय उसकी समीक्षा करते हैं, वित्तीय प्रभाव का आकलन किया जाता है और उसके बाद मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेता है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय में समय लगना स्वाभाविक है। इसी प्रकार एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों के बीच भी कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि भविष्य में और कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। वर्तमान समय में केवल वही जानकारी मान्य होगी जो संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी अधिसूचना में प्रकाशित की जाए। ईपीएफओ से जुड़े मामलों में भी समय समय पर कई अपडेट सामने आते रहते हैं। इसलिए कर्मचारियों को अपने यूएएन, केवाईसी और नामांकन संबंधी जानकारी समय समय पर जांचते रहना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े। सही रिकॉर्ड होने से दावों का निपटारा भी अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। आज के समय में डिजिटल सेवाओं का महत्व लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो स्पर्श पोर्टल हो, पेंशन से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं हो या अन्य सरकारी पोर्टल। सभी का उद्देश्य यही है कि लाभार्थियों को कम से कम कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े और अधिकतम सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो सकें। इसलिए प्रत्येक पेंशन भोगी और कर्मचारी को अपने मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक विवरण और अन्य रिकॉर्ड समय समय पर अपडेट रखना चाहिए। यदि भविष्य में किसी प्रकार की नई अधिसूचना जारी होती है, चाहे वो डीए बढ़ोतरी से संबंधित हो, 8वें वेतन आयोग की प्रगति हो, यूपीएस का विस्तार हो, फैमिली पेंशन के नियमों में संशोधन हो या पूर्व सैनिकों से संबंधित कोई नई घोषणा हो, तो उसकी आधिकारिक जानकारी सबसे पहले संबंधित मंत्रालय और सरकारी विभाग द्वारा जारी की जाएगी।
इसी कारण बार बार यही सलाह दी जाती है कि अफवाहों से दूर रहें और केवल प्रमाणित स्रोतों पर भरोसा करें। यदि आपको ऐसी निष्पक्ष और तथ्य आधारित जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।